इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर बनी टेंशन के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से बात की है। ये अभी अभी खबर मिल रही है। लगातार आप इससे पहले बयानबाजी देख रहे थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था, चीन के विदेश मंत्रालय ने हमसे पहले ही बयान जारी करके भारत को इस संघर्ष के लिए जिम्मेदार बताया था। और उसके बाद भारत ने स्थिति साफ करते हुए कहा था कि जो कुछ हुआ है ये चीन की वादा खिलाफी की वजह से हुआ है। उसके बाद अब भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की है। मनीष प्रसाद इस खबर पर हमारे साथ हैं और अपडेट के साथ। मनीष, बताइए। देखिए, अब से कुछ देर पहले भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने चाइनीज काउंटर पार्ट शेंग जी जो है उनसे बातचीत की है और इनसे बात के लिए पूरी जानकारी जो हमारी एमईए रिपोर्टर है विजय लक्ष्मी, उसने हमें कंफर्म किया औपचारिक तौर पर। जो सोर्सेज बता रहे थे कि दरअसल इस बातचीत के में खास तौर पे कहा गया कि जिस तरीके से अग्रेसिव तौर पे चाइनीज पीएलए ने वायलेंट फेस ऑफ किया, दरअसल उसको डाइल्यूट करना चाहिए था। उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सीमा थी उसको पार की और फिर उसके बाद भारतीय सेना के साथ झड़प की और अनसोल्जरली, आप ये बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अनसोल्जरली वर्ड अपने आप में ही बताता है कि जो पैरामीटर्स थे, जो ट्रीटी है, उसका उल्लंघन करते हुए चाइनीज पीएलए भारतीय सीमा के अंदर घुसे और डिसएंगेजमेंट का जो थॉट प्रोसेस था उसको पूरी तरीके से उन्होंने रूल्ड आउट किया। और ये एक बेहद निर्णायक टॉक्स है क्योंकि अभी तक जहां पर मिलिट्री लेवल और डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत चल रही थी, लेकिन एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर का चाइनीज काउंटर पार्ट से बात करना ये बेहद अहम है। और अब इससे यह तय होगा कि आगे की दिशा और दशा इस चाइनीज फेस ऑफ की क्या होने वाली है। भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए मिलिट्री टॉक्स में इस समय मेजर जनरल लेवल टॉक्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर का यह बातचीत करना, और अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था तो यह सांकेतिक तौर पर बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जितने भी जवान और ऑफिसर हमारे शहीद हुए हैं उनकी ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और यह सांकेतिक तौर पर बिल्कुल क्लियर था। चलिए, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर अब सीधे विदेश मंत्री के स्तर पर बात हो रही है। मनीष, आएंगे आपके पास दोबारा। हमारे साथ तीन बहुत वरिष्ठ मेहमान हैं इस वक्त। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सेवात साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड के.के. सिन्हा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल जसवाल, ये जो अब डेवलपमेंट्स हो रही है सर, इनका मतलब आपसे समझना चाहते हैं कि अब एलएसी की स्थिति किस ओर बढ़ रही है और उस बीच में प्रधानमंत्री का आज देश को यह कहना कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हम क्या मायने निकालें ओवरऑल सिचुएशन के? देखिए, जहां तक प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो एक हिदायत है, इसमें दो राय नहीं है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे हमारी फौज करेगी, कोई शक नहीं है। अब ये जो शहादत वेस्ट नहीं चाहिए कि चाइना को जो है कॉस्ट बेनिफिट इसका होगा। इसमें कुछ मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं, कुछ नॉन मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं। जहां तक मिलिट्री एक्शन जो है, हो सकता है कि हम एविक्शन करें, हो सकता है कि हम क्यूपीक्यू ऑप्शन, क्विड प्रो को ऑप्शन अख्तियार करें, या ये कुछ एक चीजें हैं जिसको हम मिलिट्री तौर के ऊपर अख्तियार कर सकते हैं। जहां तक दूसरा सवाल है, हमारी मनूवरिंग यूएस के साथ में, रशिया के साथ में और क्वाड जो है उनके साथ में करके हम इकोनॉमिक स्ट्रेन जो बाहरी तौर पर जो है वो चाइना पर बढ़ा सकते हैं। अंदरूनी तौर पर जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चाइनीज के नाम पर है वो सारे के सारे रद्द किए जाएं। चाइना की इस वक्त जो फाइनेंशियल स्थिति है वो काफी खराब है। उनके 5.9 से 1.5% जीडीपी ग्रोथ आ गया है और 1% ड्रॉप में जब भी उनकी जीडीपी ड्रॉप करता है तो 20 मिलियन लोग जो है जॉबलेस हो जाते हैं। अगर इसको हम उनकी जीडीपी को और गिराते हैं तो उसका खामियाजा जो है वो इनडायरेक्टली चाइना ही भुगतेगा। तो ये चंद एक तरीके हैं, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर उनके क्लियर डायरेक्शंस आएंगे जी। और मोदी साहब की बहुत डीप सोच है, जो वो करना चाहते हैं शायद हमारे लिए मुमकिन न हो कि हम उसका जायजा दे सके, क्योंकि डीप सोच इतनी है उनकी कि वो किस लेवल के ऊपर कौन से कॉर्ड को कब करेंगे तो वही जानते हैं।
जनरल साहब, अभी की हालत पर अगर हम बात करें, जनरल सिन्हा आपके पास आना चाहता हूं, अगर सैन्य स्थिति की हम बात करें, आज जो कुछ तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि चीन कितनी तैयारी के साथ आया हुआ है, और आप में से बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि इस बार उसकी नीयत वापस जाने की लगती नहीं है। वो ये भी जाहिर कर चुका है कि वो संघर्ष चाहता है, तो क्या संघर्ष के जरिए ही पीछे जाएगा? देखिए सौरभ जी, ये जाहिर है कि चीन पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने अपने बिल्डअप को बहुत ज्यादा ही सशक्त बना लिया है और धोखे से। अब प्रॉब्लम यह है कि हम उसके धोखे में आ जाते हैं। हमें कहा गया कि 5 किलोमीटर पीछे चले जाएं, हम चले गए, हम थिनिंग आउट हो गए, मगर वो एक कदम पीछे नहीं जाता है और उसके लिए हम वेरीफाई करने जाते हैं। देखिए आज के समय वो देश, आपको याद होगा शिवाजी जब अफजल खां के पास गए थे तो अपने हाथों में हथियार छिपा गए थे और शेर न खास से उसके गर्दन चीर दिए थे। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स जब बिना हथियार के जाते हैं वहां, हाँ वो हमारी पराक्रम है कि हम उनसे ज्यादा मार के आते हैं। तो हमारे सोच में, हमारे सामरिक दृष्टि से देख, जनरल साहब आपकी आवाज सर कट कट के आ रही है, इसको जरा ठीक कर ले। इसमें फिर आपके पास दोबारा आ जाता हूं, आपकी बात पूरी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि जनरल सिवाज के पास जाना चाहते हैं। जनरल साहब, अब 15-16 की रात की जिस संघर्ष की अब जो कुछ बातें निकल के सामने आई हैं, उसमें ये अब तक कहा गया कि गोली नहीं चली, लेकिन चीन ने धोखे से अपने कुछ इंप्रोवाइज्ड हथियारों से हमारे सैनिकों के ऊपर हमला बोला। एक बात समझ में नहीं आती कि क्या हमारे पास हथियार थे ही नहीं? जब दोनों तरफ सेनाएं आंख में आंख डाल के खड़ी हैं, तो क्या जो इससे पहले के आपके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट रहते हैं कि बंदूक होगी भी तो नाल नीचे रहेगी, हाथ कंधे के ऊपर नहीं ले जाएंगे, वो रूल्स अभी भी हमने फॉलो किए होंगे? और बिल्कुल ठीक सौरभ, देखो ये एक प्रोटोकॉल है 1993 का, 1996 का, कि दैट आपस में जब भी हमारा फेस ऑफ होगा या मिलेंगे तो हम हथियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, और भारत इसको अच्छी तरीके से जो है अडॉप्ट कर रहा है। मगर जो आप चीन ने किया वो एक सोची समझी साजिश थी। जिस प्रकार से CO-16 बिहार वो देखने गए पेट्रोल लेके कि जो उन्होंने शेल्टर वगैरह बना रखे हैं वो उनको डिसंगेज करना था, क्योंकि जो पहले डिस्कशन हुई थी 6 जून को कोर कमांडर की और मेजर जनरल ल्यू लिन की, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि डिसंगेज करना है, डिफ्यूज करना है, डी एस्केलेट करना है और उनको वापस जाना है वहां से पीछे। पर वो 2-3 किलोमीटर पीछे नहीं गए, आगे आके टेंट वगैरह लगाए, जो कि हमारी जो पेट्रोल पार्टी थी उसने उसको मना किया। मगर वो जो चीनी थे उन्होंने बहुत तादाद में आ गए, सोची समझी साजिश थी, उनके पास आयरन रोड थे, बैटन थे और उनका इस्तेमाल किया। ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात है। आप कहोगे अगर आपके पास हथियार है तो आपने हथियार क्यों नहीं यूज किए? मेरे को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये बात रही कि ऑर्डर नहीं है हथियार करने के। मैं तो ये समझता हूं जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर हथियार यूज करने में कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब दुश्मन आपका इस हद तक गिर सकता है कि ऐसी हथियार जा सकता है जिससे आपको माली हालात हो सकती है, तो आपको यूज करने चाहिए, बिकॉज उसमें कोई वो दो राय नहीं। बिकॉज चीन जैसा ऐसा देश है जिस पे विश्वास करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि चीन आज जो बोलता है कल उसको नहीं करता। जिस प्रकार से इसने गलवान घाटी में आया है, जो डिस्प्यूटेड एरिया नहीं था, मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 14 कोर लद्दाख में, ये जहां पर अब चीन आया है गलवान घाटी में, वो इलाका बिल्कुल डिस्प्यूटेड नहीं था। हम और चीन जानते थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां से जाता है, मगर चीन अंदर आ गया हमारे इलाके में, इसमें कोई शक और सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो ये एक बड़ी अब सर एक सवाल ये भी है कि चीन ने अपने इरादे तो साफ कर दिए कि अगर लड़ाई होती है, कहीं पर संघर्ष होता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता। भारत शांति चाहता है, लेकिन चीन क्या चाहता है उसने साफ कर दिया। जनरल जसवाल, ऐसे में हमारा बिल्डअप क्या होगा वहां पर? यह कहा गया था कि हमने उसको आप लोगों की भाषा में शायद उसको मिररिंग अप कहते हैं कि जो उसका बंदोबस्त है वैसे ही बंदोबस्त हमने कर दिया है, तो हम मान के चलें कि उतनी स्ट्रेंथ में हम भी वहां मौजूद हैं? नहीं, उतनी स्ट्रेंथ में हम लोग मौजूद हैं। मिरर डिप्लॉयमेंट है, हमारे टैंक्स हैं उस इलाके के आसपास, और बाकी हमारे आर्टिलरी गन्स हैं, ट्रुप्स हैं, ट्रुप डेंसिटी जो है जो उनकी है वो भी हमारी है। अब सवाल ये होता है कि एक्शन अटैक का कौन करेगा?
अगर हमें करना है वहां पर अटैक और इवेक्शन के लिए, तो वहां पर रेशो जो है 1:12 से लेकर 1:15, यानी वहां पर अगर उनकी एक प्लेटून बैठी है या एक कंपनी बैठी है, एक बटालियन बैठी है, मसलन एक बटालियन, तो हमारे पास वहां पे जो है 15 बटालियन चाहिए होंगी क्लियर करने के लिए। इतने ट्रूप्स हमारे वहां पर नहीं, हमारे सिर्फ इक्विवेलेंट ट्रूप्स हैं। अगर उनको वहां हमको हमारे ऊपर अटैक करना है और इवेक्ट कराना है कहीं, जैसे हम QPQ कर देते हैं और वो करना चाहेंगे हमको इवेक्ट, तो उनको उतनी स्ट्रेंथ चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, दोनों एक्सेस के ऊपर जो असेसमेंट दी गई है कि एक ब्रिगेड है गलवान में, एक है फिंगर एरिया में, 2 ब्रिगेड के लिए 1:15 में 30 ब्रिगेड चाहिए। अगर उसने जो है अटैक करना है या हमने अटैक करना है, 30 ब्रिगेड यानी 10 डिवीजन, आप समझ सकते हैं कि उसको इतना बिल्डअप करना या हमें बिल्डअप करना कितना मुश्किल है जी। तो ये जो है हम उसको सिचुएशन ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि सर हमें जरूरत न पड़े उसको इवेक्ट करने की। सर जो तस्वीर आप पेश कर रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत लंबा चलने वाला स्टैंड ऑफ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ रेशोज की बात कर रहा हूं। लेकिन ये इविक्शन जो है, जहां पर हम जाके बैठेंगे, बार्गेनिंग में शायद हो सकता है कि उसको बगैर लड़ाई के उसको पीछे किया जाए। ये होती है माहिरियत लड़ाई में। माहिरियत में लड़ाई जो है, लड़ाई की माहिरियत में अगर बगैर अटैक किए हुए अगर हम किसी सिचुएशन को हासिल कर सकते हैं अपने कंट्रोल में, तो वो होगा। हम कोई ऐसी जगह पकड़ लेंगे जिससे दबाव उसके ऊपर पड़ेगा, हम कहेंगे आप वापस जाइए, फिर हम वापस चले जाएंगे, तो उसमें ये नहीं है। कितना लंबा चलेगा, ये चीन का जो मेन एम था यहां पर आने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या एम था, वेग है इस वक्त। जनरल साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं सर, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपने बहुत जो इन्फॉर्मेशन अभी दी है उससे लोगों के कई सवालों के जवाब मिले होंगे। वहां हम कहां हैं, वो कहां हैं, उनकी तादाद कैसी है, हमारी तादाद कैसी है और आगे क्या राह निकल सकती है, और बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।